आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब दोस्तों, प्रोग्राम के इब्तिदा में आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलकर हमारे साथ ये जंग लड़ें आज़ादी इजहार की, आज़ादी सहाफ़त की और इंडिपेंडेंट आवाज़ें पाकिस्तान में बड़े टेक्निकल तरीके से खामोश करवाई जा रही हैं। ये जो टेक्निकल नॉकआउट है, इसे हम आपकी मदद से जो है वो सिफर कर सकते हैं, तो आपने हमारा साथ देना है। राय साहब, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। आज भी मैं देख रहा था कि हर वीडियो के ऊपर 300 से 400 सब्सक्राइबर जो हैं वो प्लस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस प्लेटफॉर्म पे लोगों का एतमाद जो है, और एक साल के बाद हमारा आना, ऑब्वियसली लोग इसकी कमी महसूस कर रहे थे, इस तज्जिए की, दो टोक की। हैविंग सेड दैट, राय साहब, 3 खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो कुछ लोगों ने हमेशा की तरह 8 फरवरी से पहले बयानिए बनाने शुरू कर दिए हैं और ख़बरें वो दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए परवाना आया है। और ये परवाना बाहर से आया, किस मुल्क से आया, शख्सियत कौन है, क्या कहती है पाकिस्तान के हवाले से, इनका नाम भी बताएंगे और जिसने ये दावा किया। और फिर इसके इर्द गिर्द राय साहब एक पूरी कहानी है, ये भी हम आपसे सुनेंगे कि वजह क्या बनी इस दावे की और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक गठजोड़ की बात की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी और सरदारों का गठजोड़, माफियास का गठजोड़ और स्मगलिंग बलूचिस्तान में कैसी होती है। आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर कुछ बातें की और वो हाइब्रिड रजीम होनी चाहिए 78 बरसों की कहानी जब हमें सुनाते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहले दिन से आ जाती तो शायद आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। आज डिफेंस मिनिस्टर ने एक यू टर्न लिया है। ये यू टर्न राय साहब क्या है, और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में हम आप और जमहूरियत जो इररेलेवेंट हो गई है। इसका भी हाल अहवाल रखेंगे आज की इस नशिस्त में सुनने वालों के लिए। और राय साहब, इसके साथ साथ इमरान खान के बेटे, उनका वीज़ा उसे इनकार कर दिया है, वजह क्या बनी है और क्यों किया गया, टेक्निकल नॉकआउट यहाँ भी जारी है, ये भी कहानी सुनाएंगे। और फिर राय साहब आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है मंगल का दिन अडयाला के बाहर धरना होगा और कब्जा होगा तहरीक इंसाफ के वर्कर का। राय साहब, लेकिन जो सबसे जो अहम खबर है वो है हमारी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अलीमा खान और बाकी बहनों ने ये सफ़र का आगाज़ किया, अडयाला के बाहर धरना देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये धरना नहीं देती, आपने देखा है ना, तहरीक इंसाफ को की तरफ से कभी भी कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, अगर मैं तहरीक इंसाफ में राय साहब लोगों को ढूंढने की कोशिश करूं कि कौन कॉल देगा, तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। सब लोग ऐसा है, लगता है कि शायद छुट्टी पे चले गए वेकेशंस मनाने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी नहीं है, लापता मुकम्मल। अलीमा खान की वजह से अडयाला के बाहर धरने, एहतजाज, और ये हमने सब कुछ होते हुए देखा। राय साहब, एक कॉल आई, उज़मा खान जब मिलकर आई इमरान खान से जेल के अंदर, तो उन्होंने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात की। उससे पहले जब मुलाकात हुई, जब ये इन्होंने केस का फैसला तोशाखाना 2 का सुनाया, तो उस वक्त जब बहनें मिली तो उन्होंने कहा कि जो पैगाम सोहेल अफरीदी के लिए था वो हमने पहुंचा दिया है सोहेल अफरीदी तक। और उसके बाद उज़मा खान ने आकर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर ले जाने का पैगाम इमरान खान का सोहेल अफरीदी को दिया। हैविंग सेड दैट राय साहब, ये पैगाम जब भी आता है एहतजाज का, हड़ताल का, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का, बड़ी तहरीक चलाने का, और इमरान खान स्ट्रीट पावर, अपनी ताकत कुछ शख्सियात और कुछ पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के सामने रखते हैं, तो हमने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक महाज देखा है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। सिर्फ एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं कि ये जो दावा किया जा रहा है मुशाहिद हुसैन सईद साहब की तरफ से, इसमें कितनी सदाकत है कि बाहर से फैसला हुआ, बाहर से हुक्म आया, या बाहर से मांगा गया इमरान खान को। ये बात सच्ची है? ये जब भी तहरीक की बात होती है, इस किस्म के दावे हम सुनते हैं, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत, टेबल पर बैठकर बात करें। सोहेल अफरीदी को आपने बुला लिया शहबाज शरीफ साहब ने, और अब उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है, प्रॉक्सीज एक्टिव हो जाती हैं, और वो शेख वकास साहब कहते हैं कि भाईजान हमारे से मशवरा किसी ने नहीं किया धरने का, लिहाजा हम नहीं आ रहे।
इन्होंने दावतनामे छापवाने थे कि आपको इमरान खान के एहतजाज के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़े, तो ये प्रॉक्सीज हैं जो एक्टिव हो जाती हैं। तो अब ये दावा क्या हकीकत लगती है आपको? देखें हाशमी साहब, ये जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने बात की है, इसके मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प कहानी हमारे पास मौजूद है और एक वाक़या जिसका मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ। ये वाक़या अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। यानी ये आंखों देखा हाल है जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये क्लेम किया है कि तुर्क सदर इमरान खान साहब को तुर्की बुलाने के लिए या तुर्की में उनकी मेज़बानी के लिए तैयार है और जेल से निकलने की सूरत में तुर्की जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनको होस्ट करने के लिए या उनको पनाह देने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर दो दिलचस्प बातें हैं। पहले तो मैं एक वाक़या सुना दूं जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। जिस वक्त इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली से ख़िताब किया था एज़ प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक तारीख़ी ख़िताब था, और उस वक्त उन्होंने आरएसएस और नरेंद्र मोदी का जो नज़रिया है इसके बखिए उधेड़ दिए थे। और एक ऐसा खिताब था हाशमी साहब जिस पर जो मुस्लिम ममालिक के मंदुबीन थे उन्होंने खुद यानी यूएन के अंदर, यूएनजे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर बैठ के इमरान खान साहब के ख़िताब पर क्लैपिंग की। मैं इस्लामाबाद से मैंने ट्रैवल किया था इस खिताब को कवर करने के लिए और मैं उस वक्त ख़ुद यूएनजीए में मौजूद था और 3-4 और साफ़ी भी उस वक्त मौजूद थे। अब ये जो यूएनजीए थी यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, इसी को अटेंड करने के लिए तुर्क सदर उर्दुगान वो भी आए हुए थे और इसी तरह महातीर मोहम्मद जो हैं वो भी इस इवेंट में मौजूद थे। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था क्योंकि ज़ाहिर है कि एक उस वक्त ब्लॉक बनाने की बात भी हो रही थी कि एक मुस्लिम ब्लॉक हो, और फिर एक जो मामला डिस्कस हुआ इस्लामोफोबिया का। तो हाशमी साहब उस वक्त तुर्क सदर और इमरान खान साहब इतने करीब थे और अभी भी करीब हैं। उसके बाद जब तुर्क सदर पाकिस्तान आया उस वक्त भी उन्होंने इस कुर्बत का इजहार किया कि वो इतने करीब थे कि महातीर मोहम्मद ने, तुर्क सदर अर्दगान ने, तैयब अर्दगान ने और इमरान खान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये इस्लामोफोबिया के इशू पर थी और इस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने और तैयब अर्दगान ने और महातीर मोहम्मद ने खिताब किया और उसको यानी उस इवेंट को और उसमें जो तकरीरें की गई उनको बड़ी पज़िराई मिली और हमने देखा, ख़ुद देखा कि इमरान खान साहब की तैयब अर्दगान के साथ, तुर्क सदर के साथ कितनी कुर्बत थी। तो एक बात क्या तैयब अर्दगान की इमरान खान साहब के साथ कुर्बत है, ये बात 100% दुरुस्त है। बुशरा बीबी साहिबा ने एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि इमरान खान साहब जब मुस्लिम हुक्मरानों को देखते हैं तो उन हुक्मरानों में से एक हुक्मरान तैयब अर्दगान भी हैं जिनके मुतल्लिक वो ये समझते हैं कि उनका तर्ज़ हुक्मरानी बड़ा ज़बरदस्त है। यानी ये बुशरा बीबी साहिबा के इंटरव्यू का ये तासुर था। इसी तरह जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ भी इमरान खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था, बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है। और इसी यूएनजीए में जब इमरान खान साहब शिरकत के लिए आए थे तो उनको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने, चूँकि वाया सऊदी अरेबिया आए थे इमरान खान साहब, मैं इस दौरे को कवर कर रहा था, तो उन्होंने अपना ज़ाती जो इस्तेमाल में उनके तैयारा था, शाही तैयारा, वो तैयारा दिया था इमरान खान साहब को और ये कहा था कि आप मेरे इस तैयारे को इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब आम सऊदी कमर्शियल फ़्लाइट से आना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। इससे पहले वो एक मरतबा कतर एयरवेज़ में आए थे, इस मरतबा फिर उनसे सऊदी वली अहद ने कहा था कि आप वाया सऊदी अरेबिया जाएं। तो मोहम्मद बिन सलमान जो कि पाकिस्तान के एक बड़े मेहरबान दोस्त हैं, उनके साथ भी और इसी तरह तुर्क सदर के साथ, दोनों के साथ इमरान खान साहब की बड़ी कुर्बत है और इसी तरह मोहम्मद बिन जायद के साथ भी। और मोहम्मद बिन सलमान ने तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब पाकिस्तान का दौरा किया, तो उन्होंने ये अल्फाज भी बोले थे इमरान खान साहब के साथ एक रिसेप्शन में कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें और जो पाकिस्तानियों के मसाइल होंगे वो हम बिल्कुल हल करने में मैं ख़ुद ज़ाती दिलचस्पी से उनको हल करवाऊँगा। तो अब ये जो पूरा मैंने कॉन्टेक्स्ट बयान किया और जो वाक़या बयान किया, तो इस हद तक कि क्या सऊदी अरेबिया या यूएई
या इसी तरह तुर्किया, क्या ये इमरान खान साहब को होस्ट करने के लिए तैयार होंगे? ये तो 100% बात ठीक है, तैयार होंगे, ये यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन क्या इमरान खान साहब इससे पहले सऊदी अरेबिया, इससे पहले यूएई, इससे पहले टर्की नहीं जा सकते थे? तो इसका जवाब नफ़ी में है, इमरान खान साहब जा सकते थे। इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी लाहौर से, जो उनके घर से हुई थी, हाशमी साहब इससे एक दिन पहले हम ये स्टोरी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है, ये गालिबन 3 महीने पहले हम ये स्टोरी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया था कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, आपके ऊपर तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर एक मुनासिब मौके पर, जैसे मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई, तो आप आ सकते हैं। आपकी पार्टी को जिन हालात का सामना है उन हालात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको और आपकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये स्टोरी हम कर चुके हैं, जो कि अब दोबारा की गई है या दोबारा मंजरेआम पर आई है। लेकिन इमरान खान साहब बाहर नहीं गए थे। तो इमरान खान साहब ने टर्की जाना होता, लंदन जाना होता, यूएई जाना होता, सऊदी अरेबिया जाना होता, ये इमरान खान साहब के अपने हाथ में था। मुक़्तदर हल्कों ने इमरान खान साहब को ये बारहा ऑफ़र की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो इंकशाफ किया, ये कोई नया इंकशाफ नहीं है, ये एक हेडलाइन ज़रूर बनी है, ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब चूँकि नून लीग के बहुत करीब भी रहे, उनके जानिब से सेनेटर भी रहे, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद आप ये कह सकते हैं कि अभी उनको नून लीग को तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनके मुतल्लिक हमेशा ये तासुर भी रहा है कि वो जो आपकी पाकिस्तान की मुक़्तदरा है उनके बड़े करीब रहे हैं। ये नून लीग के लोगों को भी गिला शिकवा रहा है मुशाहिद हुसैन सैयद से कि सेनेटर हमने बनाया लेकिन ये मुक़्तदरा के करीब है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जब 8 फरवरी की कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से, जब एक फ़ाइनल कॉल भी 8 फरवरी के बाद आनी है, तो इस तरह की बात करना, इसके पीछे कुछ और मकासद भी हो सकते हैं, कुछ और मकासद भी हो सकते हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनका कोई ऐसा सियासी कद काट नहीं है कि मुशाहिद हुसैन सैयद तक ये ख़बर हो, उनको पता हो और किसी को ना पता हो। तो ये बात तो पहले से रजिस्टर्ड है, तस्दीक शुदा है कि इमरान खान साहब चाहते तो इमरान खान साहब किसी भी मुल्क में जा सकते थे। ये बात भी तस्दीक शुदा है, रजिस्टर्ड है कि अब भी इमरान खान साहब अगर समझौता कर लें तो इमरान खान साहब किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। और इमरान खान साहब की चूँकि अब सेहत भी ख़राब है, यानी उनकी आँख के हवाले से, तो अगर इमरान खान साहब का कोई ट्रीटमेंट जो है अगर पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है या बाहर से बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये कोई डील वगैरह वाला चक्कर नहीं होगा। ये तो डील तो वो होती है कि जब आप पे करप्शन के मुकदमात हों, सुप्रीम कोर्ट तक से आपके ख़िलाफ़ फैसले आए हों, आप न्यायल करार पाए हों सुप्रीम कोर्ट के बेंच से, तो वो होती है जो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जैसे शरीफ ख़ानदान बाहर चला गया था, या इससे पहले जब मुशर्रफ के साथ डील करके गए और फिर जब वापस आए तो सऊदी जो वज़ीर थे वो इस्लामाबाद आए और उन्होंने वो कागज़ लहराया कि देखें इन्होंने 10 साल की हमारे साथ डील की थी कि हम वापस नहीं आएंगे, और ये वक्त से पहले वापस आ गए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मुशाहिद हुसैन सैयद की एक बेवक्त की फुलझड़ी है। ये इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, पहले से नॉन फैक्ट्स हैं कि इमरान खान साहब जब चाहते वो बाहर चले जाते और अब भी जब चाहें बाहर जा सकते हैं। अच्छा राय साहब, आज मुलाकात का दिन है और मंगल का दिन जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ के हवाले से जो काम उन्हें करना चाहिए था वो अलीमा खान कर रही हैं। आज की जो लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट के मुताबिक जो लोग मुलाकात के लिए पटियाला जेल में जाएंगे, इनमें एक तो ख़ानदान के तमाम लोग होंगे, बहनें होंगी। इसके अलावा सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली गौहर हैं, अली ज़मान हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, अवैस यूनस हैं और शमसा क्यानी के नाम जो हैं इसमें शामिल किए गए, और जो सुहेल अफरीदी हैं वो नहीं जा रहे। राय साहब, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन कुछ जो सहाफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले, या फिर वो प्रॉक्सीज जो जिनका काम ये होता है कि आपने इस पूरे जो सियासत है तहरीक इंसाफ की, इसको ख़राब करना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो हो सकती है, और अगर मुलाकात होती है तो यकीनन पैगाम भी आएगा। राय साहब, फिर जब पैगाम आएगा तो इमरान खान 8 फरवरी के हवाले से कुछ पूछेंगे भी, पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो ली जाएगी,
सुहेल अफरीदी के बारे में बताया जाएगा कि सिंध में क्या मनाजिर थे, कराची निकला कि नहीं निकला, लाहौर में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, सरगोदा में क्या हुआ, बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है। और फिर इसके साथ साथ ये भी अहम होगा कि KPK के अंदर हरीपुर, एबर्टाबाद, नौशहरा, मर्दान ये क्या पैगाम इमरान खान की रिहाई के हवाले से दे रहे हैं। और फिर ये भी पूछा जाएगा कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या कर रही है। तो आप समझते हैं कि मुलाकात हो जाएगी और जो दावे किए जा रहे हैं, और आज का दिन जो ख़ानदान जिस तरह से वर्कर्स अडयाला के गेट पे कब्जा करते हैं, तहरीक इंसाफ क्यों नहीं करती रहा सर? इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाने के लिए इस जाली हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब का ऑपरेशन हुआ और बड़ा ये सीरियस नोयत का ऑपरेशन था, और उसके बाद से इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई खैर खबर नहीं है कि इमरान खान साहब का जो फॉलोअप है वो कैसा चल रहा है और इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है। अब इस दौरान कुछ जो सहाफ़ी हैं जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि वो कोई मुक़्तदरा का पैगाम सामने लेके आते हैं, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मुक़्तदरा हल्के जो हैं वो ये कहते हैं कि बस ठीक है, अब तो मेडिकल इमरान खान साहब का हो गया है, उनका जो प्रोसीजर होना था वो भी हो गया है, और एक बयान भी जारी कर दिया गया पिम्स की जानिब से कि इमरान खान साहब की किस तरह से इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट किया गया, तो यही सब कुछ बहुत है और मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकात इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाएंगे उनके अहले खाना की या उनके वकीलों की, तो लोगों में ये बेचैनी और इज़्तिराब रहेगा कि इमरान खान साहब की ये जो बीमारी है इसके पीछे असल में क्या मर रहा है। जैसे कि जंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि ये दिल की बीमारी से भी हो सकता है, और इसी तरह जो आपकी खून की रगें हैं उनमें कोई तंगी हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। अगरचे इमरान खान साहब की फ़िटनेस बड़ी ज़बरदस्त है, और इससे पहले जब तक सहाफ़ियों को इजाज़त थी उन हेयरिंग्स को अटेंड करने की, तो सबको पता है कि सब सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते थे कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर फिट हैं, और वो एक्सरसाइज भी करते हैं वहाँ पे, और इमरान खान साहब ने इस दबाव के माहौल में भी ख़ुद को मुकम्मल तौर पर फिट रखा हुआ है। लेकिन चूँकि अब एक ऑपरेशन हुआ है तो ये मुलाकात करवाना अब इनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन अब इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि ये घबराए इसलिए हुए हैं कि 8 फरवरी की कॉल के मुतल्लिक इमरान खान साहब कोई हदायत न जारी कर दें कि इसके बाद आपने फ़ाइनल कॉल इस तारीख़ तक देनी है। और अब तक जो PTI के कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जैसे बैरिस्टर गौर वगैरह, जो कि फेस सेविंग के लिए ये बात कहते हैं कि जब इमरान खान साहब की जानिब से फ़ाइनल हुक्म आएगा तो हम उस पर अमल करेंगे। और किसी हद तक आप ये कह लें कि सुहेल अफरीदी को भी एक रूम मिलता है कि ठीक है, इमरान खान साहब के साथ जब तक मुलाकात नहीं होती, कोई हुक्म नहीं आता, तो तब तक वो भी फ़ाइनल कॉल के मुतल्लिक अभी तक कोई वाज़ेह तारीख़ का ऐलान नहीं कर रहे। तो इसलिए 2 हवालों से ये मुलाकात बड़ी ज़रूरी है। हुकूमत पे प्रेशर तो बहुत है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब का या फ़ाइनल कॉल के हवाले से पैगाम बाहर आ जाए। और दूसरा, चूँकि लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ रहा है, तो वो दबाव की सूरत हाल भी इस वक्त हुकूमत पर है। तो अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ये करेगी कि इसके लिए कुछ शराइत आयद करेगी, यानी एक जो कानूनी हक़ है इमरान खान साहब का, उसके लिए उसी किस्म की शराइत आयद की जाएंगी। जैसे कि इससे पहले इमरान खान साहब की हमशीरा की उनसे मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि वो बाहर आके कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगी, इमरान खान साहब का कोई पैगाम जो है वो बाहर मीडिया तक नहीं पहुंचाया जाएगा या सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचाया जाएगा, और कोई ट्वीट वगैरह इमरान खान साहब का जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब का कोई ट्वीट नहीं भी आएगा, जो कि ज़ाहिर है कि रोज़ाना तो नहीं आता, 1-1, 2-2 महीनों के वक्फे से आता है, तो तब भी कोई इमरान खान साहब का बयानिया ख़त्म तो नहीं हो जाता, वो बयानिया तो जारी रहता है, वो बयानिया तो पहले से मकबूल तर होता रहता है। लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि इस किस्म की कुछ शराइत आयद कर दें ताकि किसी तरीके से इमरान खान साहब का पैगाम जो है ये बाहर ना आए। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनकी बौखलाहट है। खान साहब का पैगाम अलीमा खान साहबा के ज़रिए या उनकी बहनों के ज़रिए बाहर आए या ना आए, इमरान खान साहब का पैगाम पहले ही
पहले ही जो उन्होंने 900 से ज़ायद दिन की कैद काटी और इससे पहले जो एक अवामी शऊर पैदा करने की जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसकी वजह से लोगों में इतना शऊर पैदा हो गया है कि लोगों को पता है कि उन्होंने किस तरीके से इस ज़ालमाना हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रगल करनी है और 8 फरवरी और उसके बाद फाइनल कॉल जो है उसमें किस तरह से शिरकत करनी है। तो ये बहरहाल इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये शराइत आयद करें, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है। ये पैगामात आते जाते रहेंगे। ये 8 फरवरी का एहतजाज जो है, इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना भी आया तो ये मौसर एहतजाज हो सकता है, बहुत वाइटल एहतजाज हो सकता है अगर पीटीआई के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं वो इस एहतजाज को हाईजैक ना कर लें और इसी तरह फाइनल कॉल को हाईजैक ना कर लें। और इसमें सबसे अहम किरदार होगा सुहेल आफरीदी का, क्योंकि सुहेल आफरीदी के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। सुहेल आफरीदी को सबक सीखना चाहिए जहांगीर खान तरीन से, अली अमीन गंडापुर से, परवेज़ खटक से, कि आज से फ़र्श पर उनकी सियासत आ गई जब उन्होंने इमरान खान साहब के साथ कुछ लोगों ने बेवफाई की और कुछ लोगों ने इमरान खान साहब के अहकामात से इनराफ किया, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो इसलिए ये आपने क्योंकि सोहेल अफरीदी की बात की है ना, मैं इस पर एक एडिशन ये कर दूँ राय साहब, क्योंकि ये मुलाकात हुई है, फिर हमने ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ भी जाना है। मुलाकात में उनसे जब ये सवाल हुआ ना कि क्या इमरान खान की रिहाई की बात हुई, सेहत के मुतालिक मुलाकात, उन्होंने कहा जी कि मेरी कोई मुलाकात इस हवाले से नहीं हुई, ना मैंने सवाल किया। मैं एक सियासी वर्कर के अगर यहाँ पे आता तो मैं यकीनन कभी भी ना आता। अगर सियासी वर्कर के तौर पे मुझे अगर देखा जाए, मैं अपने सूबे की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पे आया हूँ। राय साहब, क्या ये बात दुरुस्त होगी कि सूबे की नुमाइंदगी, इमरान खान तो 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी को एक सूबे का मामला इस तरह से देखना चाहिए था, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? इससे बेहतर हुआ क्या हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उन पर तनकीद तो कर रहे हैं। और मुझे देखें राय साहब, अगर तो कोई ब्रेक थ्रू होना हो, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए और आपने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, वो ये कहते हैं कि मैं पूछ कर बताऊंगा। पूछ के तो आज तक उन्होंने नहीं बताया। मुज़ाकरात का मैंडेट इनके पास नहीं है। किसके पास है? वो पाकिस्तान में उन लोगों के पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास, जो इनको लेकर आए फॉर्म 47 की, जिन्होंने हुकूमत बनाई। तो फिर किस वजह से, यानी ये आपको 4 अरब, आपने जो 27 अरब 28 अरब की गालबन को उन्होंने कहा है कि हम आपको एश्योरिटी उन्होंने दी है कि हम ये पैसे आपको देंगे, ये फैसला दुरुस्त था या ये फैसला आप समझते हैं कि गलत था? क्योंकि मुज़म्मिल असलम भी उनके साथ थे, तो वहाँ पे लेन देन की बात हुई, यानी पैसा कितना चाहिए, क्या होगा। गो के फवाद चौधरी साहब ने इस पर कहा जी कि एक अच्छे माहौल के अंदर जो है वो बात हुई है, जहाँ तक ताल्लुक़ है सोहेल अफरीदी का, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का, और इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक भी बात हुई है। हालांकि ये फवाद चौधरी साहब सोहेल अफरीदी को या रेस्ट ऑफ द कंपनी को, चूँकि इनकी एक्सेप्टेंस जमात पे नहीं है, इनको पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हुई है कि जनाब बात हुई है इमरान खान की। आपको क्या लगता है कि हुई होगी बात? चूँकि सोहेल अफरीदी तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई। देखें, मुमकिन है कि ये बात हुई हो सोहेल आफरीदी की जानिब से शहबाज शरीफ से, और सोहेल आफरीदी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए ये कहा हो कि इमरान खान साहब की रिहाई पर या कोई सियासी मामलात पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन क्या शहबाज शरीफ से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक बातचीत का कोई नतीजा निकल सकता है? तो इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को जेल में डालने का फ़ैसला करें या इमरान खान साहब को जेल से निकालने का फ़ैसला कर सकें। ये फ़ैसला किसी और जगह होना है। और शहबाज शरीफ ने अगर कोई अपनी ओपिनियन देनी है, यानी अव्वल तो उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती, और अगर उन्होंने इस मामले पर ओपिनियन देनी है कि क्या इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए या जेल के अंदर रखा जाना चाहिए, तो ये बात लिख लें सोहेल आफरीदी भी, हमारे व्यूअर भी, कि शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की और पूरे शरीफ ख़ानदान की ओपिनियन ये होगी कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आए, किसी भी सूरत इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसे मज़ाकरात ना हों जिसके नतीजे में उनकी कुछ बनी गाला मुंतकली हो जाए, किसी रेस्ट हाउस में मुंतकली हो जाए या केपी हाउस में मुंतकली हो जाए, या किसी भी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं उनके मुतल्लिक उनको किसी भी किस्म के कानूनी रिलीफ मिलने के मुतल्लिक भी कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट हो। तो एक तो अगर उन्होंने बात की भी है तो शहबाज शरीफ के पास इस किस्म का कोई अख्तियार नहीं है, और उल्टा शहबाज शरीफ
को ये ख़तरा रहता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में जो कि 8 फरवरी के कॉल या फाइनल कॉल के नतीजे में जो मुज़ाकरात हो सकते हैं, पोटेंशियल मुज़ाकरात, उसमें कोई ऐसा नतीजा ना निकला है जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। तो एक तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि सुहेल आफरीदी ने एक जो पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है उसको एग्जॉस्ट किया हो कि चलें हम अपना एक ऑप्शन तो एग्जॉस्ट करें कि हमने प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाई है, और फिर क्योंकि ये ताने भी देते हैं और इस तरह की मज़ाक़ ख़ेज़ बातें करते हैं कि आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, सियासी जमातों के सामने अपना मौक़िफ़ रखने के लिए तैयार नहीं है, और आप हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात इसलिए की जाती है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इनको जो लोग लेके आए हैं ज़ाहिर बात तो उनसे होगी, ये तो अपने तौर पर फैसला कर ही नहीं सकते। तो जब ये अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकते तो ये एक लॉजिकल बात है कि मुज़ाकरात किसके साथ होने चाहिए, जो इनको लेके आए हैं उनके साथ, क्योंकि इनके पास तो फैसले का अख्तियार नहीं है। लेकिन बहरहाल इन आइदर केस ये उन्होंने अपना एक ऑप्शन एग्जॉस्ट किया है, वो भी ठीक है, और अगर उन्होंने शहबाज शरीफ से बात नहीं की तो तब भी ठीक है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो किसी भी पोजीशन में नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई जेल से बाहर लाने में किरदार अदा कर सके। हाँ, जेल में रखने के लिए वो ज़रूर किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को दे सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वही फैसला करना है जो कि उनका अपना फैसला होगा। शहबाज शरीफ की ओपिनियन उसमें कोई मैटर नहीं करती। राजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में एक तकरीर की है और उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की है। हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है, ना ही उस तरह से हुकूमत की तरफ से ब्रीफ किया गया, सिर्फ अफसोस का इजहार और दुश्मनों को हम जो है निस्तो नाबूद करेंगे, ये हमने स्टेटमेंट सुनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में क्या कहा, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में कबायली रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है। ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा, एक तरह से तो ऐसा भी चार्जशीट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है। और वही कहते हैं कि फ़ौज स्मगलिंग के खिलाफ भी बरसरे पैकार है। ईरान से 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, जो पेट्रोल है, लेकर कराची में 200 रुपये का बेचा जाता है। मैं खुद जानता हूँ कि कोयटा के वस्त में एक पेट्रोल पंप था जहाँ ईरानी तेल फ़रोख्त किया जाता था। जिस शख्स का वो पेट्रोल पंप था उसका बड़ा नाम था। इसका इल्म महमूद खान अचकज़ई को भी है। इन दहशतगर्दों के पास जो असलहा है, एक राइफ़ल की कीमत 20 लाख रुपए, वो भी हमारे पास नहीं। इस पर लगा लेज़र बॉडी हीट से टारगेट डिटेक्ट करके फायर करता है, जिसकी कीमत 4 से 5 हज़ार डॉलर है। उनका मुकम्मल गेयर तकरीबन 20 हज़ार डॉलर का बनता है। सवाल ये है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरे पास असलहे का लाइसेंस भी नहीं। बलूचिस्तान को NFC का 933 बिलियन जाता है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन सिर्फ 124 बिलियन है। वो भी पता नहीं कहाँ जाती है। इतने फंड्स के बावजूद महरूमी का बयानिया स्मगलर्स, ईरानी तेल के नाजायज़ ताजरों और सरहदी तजारत करने वालों ने बनाया। अच्छा, अगर ये दो बातें इन्होंने तजाद इनकी बातों में है कि पैसा जाता कहाँ है, या तो आप स्मगलरों से सवाल कर रहे हैं और या फिर आप हुकूमत को कह रहे हैं कि स्मगलरों के साथ मिली हुई राय साहब, चूँकि पैसा हुकूमत को दिया जाता है और आप चार्जशीट करें हुकूमत को कि पैसा जाता कहाँ है। भाई साहब, ख्वाजा साहब की जो गुफ्तगू है वो पीपल्स पार्टी को तंग करने के लिए थी, या ये वाकई कोई हकाइक हैं ऐसे? क्योंकि हमने बलूचिस्तान पे सियासत करते हुए मरीम को भी देखा। इन्होंने माजी के अंदर एक ख़ानदान की एग्जाम्पल दी गुमशुदा अफराद के हवाले से, और तकरीरों में उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाए, इदारों को बुरा भला कहा, और ये हमेशा से इन लोगों का वतीरा है। ख्वाजा आसिफ भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज वो आपको उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पैगाम पीपल्स पार्टी को दिया गया है या किसी और को दिया गया है? क्योंकि गठजोड़ किसका है? ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत, और पैसा तो उनके पास जाता है। देखें हाशमी साहब, बलूचिस्तान में हुकूमत जो है ये बज़ाहिर किसी सियासी जमात की हो भी तो किसी सियासी जमात की हुकूमत नहीं होती। यानी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बनाया होगा? पीपल्स पार्टी की ये चॉइस होगी। पीपल्स पार्टी वहाँ पे जो सियासी फ़वाइद हैं वो तो समेट रही होगी, ज़ाहिर है कि एक इंतज़ामी तौर पर, लेकिन बलूचिस्तान में हुकूमत जो है वो उसी की आती है जो कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा चाहती है। ये यानी एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ मांगा या पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया या जो कुछ कहा उसको मिनवान मान लिया गया होगा। लेकिन इससे भी
हकीकत यानी ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की बदइंतज़ामी, पीपल्स पार्टी के इंतज़ामी मसाइल और माली बदयांती और माली करप्शन, ये इससे पहले सिंध के अंदर भी हमने देखा। कोई 1, 2, 4 नहीं, नैब ने कितने ज़्यादा केसेस बनाए, यहाँ तक कि रेंजर्स ने जो आसिफ अली जरदारी के दस्ते राज थे डॉक्टर आसिम, 440 अरब रुपए का एक केस बनाया और वो कितने अरसे चलता रहा। यानी बनाया तो नैब ने, लेकिन रेंजर्स ने छापे मारे। और कितने केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो है वो बारगेनिंग की गई नैब के साथ। तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो माली करप्शन के इंतज़ामात हैं और सियासी बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात हैं, ये कोई नए नहीं हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ हैं, ये ख्वाजा आसिफ किसी पोजीशन में नहीं है कि किसी को इस किस्म का भाषण दे सकें, किसी को इस किस्म का लेक्चर दे सकें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो ख़ुद हमारी जो अफवाज हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी गलीज़ तकरीरें की हुई हैं, ऐसी तकरीरें कि जो हम दोबारा चला नहीं सकते। और हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ जो हैं ऐसे अल्फाज बोले हुए हैं कि जो कि दोबारा चलाई नहीं जा सकते, और पूरी कौम ने उन अल्फाज की मजम्मत की हुई है। तो ये चूँकि ख्वाजा आसिफ के मुतालिक पहले भी एक पैगाम जो है ये दिया जा चुका शहबाज शरीफ को कि इनकी वजारत तब्दील करें और इनको किसी होम्योपैथिक किस्म की वजारत में डालें, ताकि इनके बयानात की कोई अहमियत ना हो, क्योंकि ये फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं। और सेकेंडली ये भी कहा गया कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात भी देते हैं। वो तो बीच में आप ये कह लें कि बीच बचाव कराया गया कि चलें ठीक है, अब ये जनाब बाजवा पर या साबिक किसी आर्मी चीफ के मुतालिक बात नहीं करेंगे। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ जो हैं उनकी तकरीर कोई ऐसी तकरीर नहीं है कि उसके ऊपर हम कोई इससे ज़्यादा बात करें।